और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि गुप्त काल में इन लोग की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये लोग कैसे सत्ता को चलाते थे। तो इस काल के प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षक शासकों की तुलना यम, कुबेर आदि देवताओं से की है। यानी कि जो प्रशस्तिकार होते थे, प्रशस्तिकार कौन होते थे? जो राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के बारे में लिखते थे। जैसे इस टाइम जो मोदी हैं, मोदी जी, इनके जो लेखाकार होंगे तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे ना, मोदी जी के। इसी तरह जो प्रशस्तिकार होते थे वो अपने ही शासक के बारे में लिखते थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक लेखाकार होते थे, बहुत बड़े लेखाकार वगैरह होते थे जो शासक के बारे में लिखते थे। तो परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजत्व दैवित्व उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में स्थापित हो चुका था। इसका यहाँ कहने का मतलब यह है, ये लोग अपने जो प्रशस्तिकार होते थे वो अपने शासक का, अपने सम्राट का तुलना किसी देवता से कर देते थे। यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि जैसे देवताओं से करते थे। परंतु इसका अर्थ या इसका मतलब यह नहीं है कि राजत्व दैवित्व उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो इस काल में आ चुका था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मनुस्मृति में मिलता है और बाणभट्ट ने इसका स्पष्टतः तिरस्कार भी किया था। आगे देखते हैं। कुल मिला जुलाकर गुप्त शासक को केंद्र बिंदु राजा या गुप्त शासक महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। यानी ये लोग जो थे गुप्त वंश के शासक, ये लोग महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां अपने उसमें धारण करते थे, ठीक है, शासनकाल में। और हम लोग अब देखेंगे कि राजा की सहायता के लिए यानी राजा जो शासन व्यवस्था चलाते थे उनकी सहायता के लिए क्या क्या किया जाता था। तो एक मंत्री परिषद का गठन होता था जिसके ज़्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। यानी कि जो भी सदस्य होते थे सभी लोग उच्च वर्ग के होते थे। इसमें कोई भी सदस्य निम्न वर्ग का नहीं था, यानी निम्न वर्ग के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। और इन लोगों को जो मंत्री परिषद में लोग काम करते थे उन सभी सदस्यों को अमात्य कहते थे। कहीं कहीं कुमार अमात्य भी मिलता है। यानी कि अमात्य लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राजा की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद गठन की जाती थी उसे अमात्य कहते थे। और देखते हैं कि सामंत का बीजारोपण, इस सामंतवाद का बीजारोपण इस काल में हो चुका था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। यानी सामंत मतलब क्या होता है? तो सामंत मतलब होता है कि किसी के अधीन काम करना। तो सामंतवाद का जो स्टार्टिंग था वो इसमें हो गया था इस काल में, यानी गुप्त काल में, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। अब आगे देखते हैं। लेकिन अधिकारियों के वंशानुगत होने का प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो अधिकारी लोग थे उनके वंशानुगत होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो पिता अगर राजा है तो पुत्र भी राजा होगा। यानी कि जो व्यक्ति अमात्य है उसका पुत्र भी अमात्य ही होगा, ठीक है। दंड व्यवस्था काफ़ी उदार थी, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल में दंड व्यवस्था काफ़ी उदार थी। और फयान अपने विवरण में लिखता भी है कि वहाँ की दंड व्यवस्था काफ़ी उदार थी। और मृत्युदंड तो बिल्कुल नहीं दी जाती थी। अगर एक ही व्यक्ति बार बार राजद्रोह कर रहा है तो उसके दंड स्वरूप उसका एक दाहिना हाथ काट लिया जाता था, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अब है लास्ट, राजा का पद भी वंशानुगत होता था किंतु ज्येष्ठाधिकार नहीं था। यानी इसका मतलब है कि राजा का जो पद होता था वो भी वंशानुगत होता, मतलब राजा का जो पुत्र है उसके बाद वही शासक बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र शासक बनेगा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। मतलब कि उन लोगों के शक्ति के, यानी जो कुशल होता था उसी को शासक बनाया जाता था। ये तो हम लोग इनके शासन वगैरह के बारे में देख लिए। अब गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में देखेंगे, किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। तो जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको कुमारामात्य के नाम से जाना जाता था, कुमारामात्य कहते थे। महाबलाधिकृत जो होते थे वो सेनापति होते थे, सेनापति को कहा जाता था। और जो दंड देता था, तो दंड कौन देता था? महादंड नायक, जिसको न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। और युद्ध तथा संधि का जो मंत्री होता था उसे संधि विग्राहक कहते थे। और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहते थे। उसके बाद सर्वाध्यक्ष जो है राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का जो अध्यक्ष होता था उसे सर्वाध्यक्ष कहते थे। उसके बाद महाभंडागाराधिकृत, ये जो था राजकीय कोष का प्रधान होता था जिसके पास राज्य के सारे फंड होते थे। उसके बाद महाअक्षपटलिक जो होता था, अब ये होते थे अभिलेख विभाग का प्रधान जिसको महाअक्षपटलिक कहते थे। उसके बाद है महाप्रतिहार, जो महाप्रतिहार होते थे उन्हें वो कौन होते थे? तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो होते थे उन्हें कहते थे महाप्रतिहार। और कर वसूलने वाले विभाग का जो प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी, उसे ध्रुवाधिकरण कहते थे।
सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे उसे रण भंडारी कहते थे। और जो पुरपाल होते थे उन्हें नगर का प्रधान अधिकारी जो थे उन्हें कहते थे। उसके बाद दान विभाग का जो अधिकारी होता था उसे अग्रहारी कहते थे। ठीक है, तो ये हो गए अधिकारियों के नाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वो कैसी थी, यानी कि राजा से लेकर के जनता तक क्या सिस्टम था। देखते हैं कि जनता से लेकर राजा तक की व्यवस्थाएं क्या थी, मतलब किसको क्या कहा जाता था। इसमें जो ग्राम है यानी गांव, जो उसके मुखिया होते थे उसे ग्रामपति या महत्तर कहते थे। उसके बाद पेट यानी इसको ब्लॉक भी कहते हैं, तहसील जिसे कहते हैं, उसका जो अधिकारी होता था उसे पेटपति कहते या वीथी भी कहते थे। इसके बाद है विषय जिसे जिला कहते हैं और इसके अधिकारी को विषयपति कहते थे। उसके बाद आता है भुक्ति, जिला के ऊपर भुक्ति होता था, तो भुक्ति जो होते थे उसको इस टाइम में राज्य कहते हैं, राज्य या प्रांत। उसके अधिकारी जो होते थे उसको उपरी कहते थे। इसके बाद है देश, तो उस टाइम भी देश कहते थे और इस टाइम भी देश कहते हैं। और उसका जो अधिकारी होता था उसे गोरना या गोपत्री कहते थे। और बता दें कि सीमांत प्रदेश के जो शासक होते थे उन्हें गोप्ता कहा जाता था। और इसके बाद देखते हैं कि अधिकारियों का वेतन नगद भू राजस्व दोनों रूपों में यानी दोनों माध्यम से दिया जाता था। तो बता दें कि नगद में वही मुद्रा वगैरह के माध्यम से, और मुद्रा में यानी स्वर्ण मुद्रा की बात करें तो आपको हम बता दें कि जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं वो तो गुप्त काल में चलाई गई, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो कुषाण काल में चलाई गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत होता था और जो कि पूर्णतः स्वतंत्र होता था, मतलब पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे लोग, कोई दबाव वगैरह नहीं था इन लोगों पे। अब देखते हैं कर व्यवस्था। कर व्यवस्था के बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कर व्यवस्था कैसी थी वहाँ की। तो बता दें कि भूमि कर जो था उसको भाग कहते थे, जिसमें 1/6 से लेकर 1/4 तक कर लिया जाता था, यानी कि 16.66 से लेकर 25% तक टैक्स लिया जाता था इसमें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गुप्त काल में भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, यानी जो भूमि संबंधी कर थे उनकी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वाणिज्य व्यापार संबंधित करों की संख्या में कमी आई थी। यानी कि अब आप ही लोग सोचिए कि अगर व्यापार संबंधित करों में कमी आएगा तो व्यापार बढ़ेगा ही ना, है कि नहीं। लेकिन एक बात बता दें कि उस टाइम गुप्त काल में निर्यात ज़्यादा होते थे, आयात कम होते थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आयात नहीं होते थे, आयात होते थे लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होते थे आयात। ठीक है, और सबसे अच्छा व्यापार जो था वो कपड़ा व्यापार था, कपड़े का व्यापार। अब देखते हैं हम लोग गुप्त काल के विभिन्न करों के बारे में कि कौन कौन से कर लगाए जाते थे गुप्त काल में। तो पहला है भाग, यानी जो भूमि कर होता था उसे भाग कहते थे, जो कि 1/6 से 1/4 लिया जाता था। और दूसरा है भोग, ये पहला भाग है, दूसरा भोग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जो भोग है इसमें राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल और सब्जियाँ थी। जो स्थानीय लोग थे वो राजा के पास प्रतिदिन फल और सब्जी लेकर जाते थे, जिसे एक कर के रूप में लिया जाता था, जो कि जिसका नाम था भोग कर। ठीक है, और इसके बाद है उद्रिंग कर, जिसमें स्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, यानी जो ये उद्रिंग कर था वो काश्तकार लोग देते थे। उसके बाद है अपरिक कर, जो अपरिक कर है वो अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। उसके बाद है बलि कर। आप इसको बलि जो है ये एक धार्मिक कर है, इसे आप लोग वो वाला बलि मत समझ लीजिएगा जो इसमें पशु का भेंट दिया जाता है। तो ये कर है बलि कर, जो धार्मिक कर था। उसके बाद है प्रत्यय भूतावत, ये प्रत्यय भूतावत एक कर है, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता था। हम बताया ना कि आयात होता था लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होता था। ठीक है, इसके बाद लास्ट है शुल्क, ये जो शुल्क कर है वो सीमा या बिक्री पे लगाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस काल में करों का भुगतान अन्न तथा नगद दोनों से किया जाता था, यानी कि अन्न जो है उसको उस टाइम गुप्त काल में मेय कहते थे और नगद को हिरण्य कहते थे। और ये क्वेश्चन कई जगह आया भी है एग्जाम में, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर हिरण्य देता है और गुप्त काल के परिप्रेक्ष्य में देता है तो आपको नगद ही समझना है। और कई लोग इसको हिरण्य या सोना समझ लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी, इसे अग्रहार कहा जाता था, यानी कि जो ब्राह्मण लोग होते थे इन्हें भूमि वगैरह दान में दिया जाता था। जो भूमि थी वो धार्मिक कार्यों के लिए या शैक्षणिक कार्यों के लिए दान में दी जाती थी। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था, यानी गुप्त काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था।
कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती थी, मतलब उस टाइम गुप्त काल में नहर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी कृषि करने के लिए। उसके बाद है भूमि उपयोगिता की दृष्टि से कई प्रकार के थे। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के भूमि थे, ठीक है, उपयोगिता के आधार पे। तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि, जो आज हम लोग खेत कहते हैं, उस टाइम में उसे क्षेत्र कहते थे, ठीक है। मकान निर्माण के लिए जो भूमि रहती थी उसे वास्तु कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहते थे। बिना जोती गई जंगली भूमि, उसे हम लोग अपरहत कहते थे, उस टाइम हम लोग अपरहत कहते थे। और चारागाह भूमि, जिसमें पशु वगैरह चरते हैं, उसे गोचर कहते थे। उसके बाद है लास्ट विवादास्पद भूमि, उसको अप्रदा कहते थे, ठीक है। और जो प्रमुख उद्योग था वो कपड़ा निर्माण का था। और देखते हैं कि निर्यात आयात के लिए इसके उद्योग वगैरह के व्यापार के आयात निर्यात के लिए बंदरगाह वगैरह भी थे। तो बता दें कि पश्चिमी तट पे 4 बंदरगाह थे। पहला भड़ौच, दूसरा कैम्ब्रिज, तीसरा है चौल और चौथा है ब्राह्मण, ठीक है। ये चारों पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है। लेकिन पूर्वी तट के 2 बंदरगाह हैं, उनका नाम है ताम्रलिप्ति और यहंगशाला। अलग अलग, मतलब पश्चिमी तट के ये चारों बंदरगाह हैं और पूर्वी तट के ताम्रलिप्ति और यहंगशाला हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि निगम जो होता था, जिसको इंग्लिश में कॉरपोरेशन कहते हैं। तो इसमें निगम में व्यापारियों की एक समिति होती थी और इसका प्रधान जो होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। और यानी इसमें व्यापारियों का जो समूह होता था उसको सार्थ कहते थे, और समूह के जो नेता होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक गतिविधियों के बारे में, गुप्त काल के सामाजिक गतिविधियों के बारे में कि कैसी सामाजिक गतिविधियाँ थी गुप्त काल की। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्गों में विभाजित था, मतलब बटा हुआ था। और पहला है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण थे, वहाँ के वर्ग थे। अब चारों वर्णों का आधार जो था वो कर्म पे ना होकर जन्म पे था, यानी कि बच्चा जो होता था पैदाइशी उसका निश्चित कर दिया जाता था कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, मतलब उसके कर्म के आधार पे कुछ भी नहीं था गुप्त काल में। वर्ण भेद जो था वो काफ़ी बड़े पैमाने पे था वहाँ पे, वर्ण विभेद। और गुप्तकालीन ग्रंथों में चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था, यानी कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था था। और न्याय संहिता के अनुसार, किसके अनुसार? न्याय संहिता के अनुसार ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, यानी जो ब्राह्मण की परिकल्पना की गई है वो तुला से की गई है। क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। ये कहाँ कहा गया है? तो न्याय संहिता के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य क्या था। तो जो ब्राह्मण लोग थे उनका जो कार्य होता था तो अध्ययन, अध्यापन कराना, यज्ञ कराना, दान देना और लेना, ये सब ब्राह्मण के कार्य होते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तथा उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया, यानी पढ़ने का नहीं, केवल सुनने का अधिकार मिला था, ठीक है। चांडालों का समाज में स्थान 4 वर्गों से नीचे था, यानी जो चंडाल थे समाज से सबसे छटे हुए लोग थे ये लोग, मतलब इन लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं था, सबसे नीचे लोग रहते थे। फाहियान के अनुसार, यानी फाहियान अपने उसमें जब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में तो इन लोग का विवरण भी लिखता है, इन लोग के बारे में कहता है कि चांडाल शहर या नगर से बाहर निवास करते थे, मतलब ये शहर से या नगर से बहिष्कृत रहते थे, ठीक है। इसके बाद है गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। और ये जो कायस्थ जाति है ये गुप्त काल में एक नई जाति के रूप में आती है। और कायस्थ जाति को बता दें कि ये लोग कौन थे। ये लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो श्रीवास्तव लोग होते हैं ना, तो ये लोग वही कायस्थ जाति है जो इस टाइम श्रीवास्तव लोग के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग श्रीवास्तव होंगे तो समझ जाइए आपकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो और ये लोग आए कैसे? तो भूमि और भू राजस्व के स्थानांतरण कर रहे थे, यानी जो भूमि और भू राजस्व का स्थानांतरण हुआ था तो एक नई जाति आई गुप्त काल में, तो जिसका नाम है कायस्थ जाति। और इनका कार्य क्या होता था? तो कायस्थों का प्रमुख कार्य जो था लेखन, लेखाकरण, गणना तथा आय व्यय के साथ साथ वो भूमि कर के अधिकारी भी होते थे, यानी कि गुप्त काल में जो भूमि कर के अधिकारी हुए होते थे लास्ट में वो कायस्थ जाति के लोग ही होते थे, ठीक है। अब इसके बाद है गुप्तकालीन रचनाएं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो चलिए हम लोग इसको दूसरी वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।